शुरू कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम ना। हमने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा था ना, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो उसमें बाइनोमियल क्या था? हाँ, जिसमें दो टर्म्स होती हैं, जैसे कि 2x + 3 दो टर्म्स हैं, पहली और दूसरी, इसे बाइनोमियल कहा गया। या x + y, इसे बाइनोमियल कहा गया। ठीक है, तो कोई पूछे, हो सकता है वाइवा वगैरह में पूछ सकता है बाइनोमियल थ्योरम, तो ठीक है पूरा मैं समझा दूंगा, समझ आ जाएगा। लेकिन वो बाइनोमियल जो टर्म है वो क्या है? तो दो टर्म्स को मिला के बाइनोमियल कहा जाता है। किसी पॉलिनोमियल में जब दो टर्म्स होती है उसे बाइनोमियल कहा गया। ठीक है, अब देखो x + y की पावर अगर 1 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? x + y लिखूंगा। अगर x + y की पावर 2 है तो ये फॉर्मूला से एक्सपेंड होगा, a + b के होल स्क्वायर से। कितना हो जाएगा? x² + y² + 2xy। किसी को पता है पावर 3 का फॉर्मूला? बताइए। a³ + b³ + 3s a² b + 3ab²। यहां तक ऑलमोस्ट हम लोगों को पता होते हैं। अगर मैं पावर 4 पूछ दूं तो कर पाओगे क्या? तो भी कहीं ना कहीं से हम कर लेंगे। कैसे? पावर 2 की पावर 2 करके हम कहीं ना कहीं से कर लेंगे, निकाल लेंगे आंसर। ठीक है, लेकिन जैसे मैं पावर 6, 7, 8, 9, 10 पूछूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। जब 4 में इतनी दिक्कत है तो इनमें कितनी परेशानी होगी अगर मैं ये बोल देता हूं पावर 10 निकालो। तो इन्हीं के सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास ये थ्योरम आया, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, एक चीज नोट करो, जब यहाँ पे पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं? 2। जब पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो रहे हैं। जब पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो रहे हैं। इसका मतलब जब पावर n होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? हाँ, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n+1। ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का आएगा इज n+1। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, इतना नोट कर लो। मैं एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ के लिए, जो बाइनोमियल थ्योरम है बेसिकली, उस पर ध्यान दोगे। अगर हमारे पास x + y की होल पावर n है, n का मतलब मैं कुछ भी रख सकता हूं। जब 10 है तो 10 की तरह करेंगे, 6 है तो 6 की तरह करेंगे। फिलहाल मैं इसके लिए मेजर फॉर्मूला दे रहा हूं, तुम कैसे याद रखोगे देखना, क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मूला है। nc0, दूसरी टर्म बनेगी nc1, तीसरी टर्म बनेगी nc2, अगली टर्म बनेगी nc3, और इस तरह से चलता जाएगा। कहीं पे NCR मिलेगा, कहीं बीच में मान के चलते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ा, लास्ट की तरफ पहुंच रहा हूं तो मिलेगा NCN-1, मतलब लास्ट से एक पहला भी दिखा रहा हूं मैं, और लास्ट में मिलेगा NCN। ये पूरा एक ही फॉर्मूला चल रहा है लाइन वाइज। ठीक है, ध्यान देना, अभी मैंने सिर्फ एक टर्म लिखा उसका। फिलहाल कॉम्बिनेशन की फॉर्म में चलेगा NC0, NC1, NC2, NC3, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते NCN तक पहुंचेगा। ये n से पहले एक टर्म लिखा n-1, और कहीं पे बीच में कोई टर्म लिख दिया r, कहीं बीच में। दूसरा, जो फर्स्ट टर्म होगा हमारा इस फॉर्मूले में, वो जो है हमारे पास डिक्रीज होता हुआ चलेगा। जैसे सबसे पहले आएगा n, फिर n-1, फिर n-2, यहां पे आ जाएगा n-3, x की पावर n-r, देख पा रहे होंगे ये माइनस, ये सब जगह ऐसा चल रहा है। यहां पे क्या आ जाएगा? x की पावर n-1 तो +1, इससे कैंसिल हो जाएगा और x बचेगा सिर्फ। ठीक है, यहां पे मैं x लिख लेता हूं, और यहां पे क्या बचेगा? x की पावर n-1 0, और किसी की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो यहां पे x की टर्म नहीं आएगी। ये ठीक है।
दूसरा ध्यान देंगे ये y पे जो दूसरी वाली टर्म होगी वो इंक्रीज होती हुई जाएगी। सबसे पहले 0 से शुरुआत होगी तो y की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, किसी की पावर 0 1 हो गया। फिर दूसरा जो टर्म बनेगा y की पावर 1, इसके जितना बनता है जो बेस होता है, y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर r, y की पावर n-1 जो बेस है इसका, और y की पावर n। ये अपना पूरा फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, ध्यान दें। याद करना मुश्किल है लेकिन इस फॉर्म में याद करोगे तो आसान रहेगा जो मैंने समझाया। ठीक है, नोट करो तो इसे, बस यहीं से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। चलो ठीक है, फॉर्मूला बोर्ड पे है और तुम एक्सपेंड करो 2x प्लस 3 की पावर 6 को। n यहाँ पे क्या है 6 है, जो x है वो 2x के बराबर है और जो y है मेरा वो 3 के बराबर है। और c अच्छा कॉम्बिनेशन है उसका। ठीक है, मैं एक्सपेंड करूं क्या? हाँ यही आप फॉर्मूला हट जाएगा मगर बोर्ड से। फिर देखो यहाँ पे देखो n इस टाइम पे 6 है, हमने सबसे पहले पढ़ा था 6 nc0 nc1 इस तरह से लिखना है। दूसरा क्या होगा 6c1, तीसरा होगा 6c2, अगला 6c3, 6c4, 6c5 और 6c6 तक। पूरे का सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन जनरली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। इसके अंदर से कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा अभी। आर यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स नंबर दे दिया ना। आर तो तब जब कोई एन आता था, एन मतलब कि हमें पता ही नहीं कौन सा नंबर है। यहाँ पे तो हमारे पास 6 दिया हुआ है, हमें 6 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने बताया था जो पहली टर्म होगी वो इनके डिफरेंस के बराबर आता है, 6 माइनस 0 6, फिर अगला वाला 5 हो जाएगा, देन 4, 3, 2, 1 और 0 लिखने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, आना तो बोलो। ठीक है, उसके बाद जो y वाली टर्म है वो इसके जितना आता है, तो y की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, y की पावर 1 आएगा, फिर y की पावर 2 आएगा। कहिए 3 लिखो ना y की जगह। क्वेश्चन हाँ सर 3, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 6। इसको सॉल्व करके अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इन केस ये क्वेश्चन आता है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर ऐसा आता है तो ज्यादा बड़ी पावर नहीं देता, 6, 5, 4 ऐसे ही देता है, हो जाएगा। तो तरीका हमेशा ध्यान रखना, पहले ये लिख लो, इसके बाद इसकी पावर, इन दोनों का डिफरेंस, और जो y है मतलब अगली वाली टर्म है वो उसकी पावर इतना आता है जितना इसका बेस रहता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में कि इसमें मिडिल टर्म क्या होगा। मिडिल टर्म मतलब देखो तो 1 2 3 4 5 6, तो हम किसको मिडिल टर्म कहेंगे इन 6 में से? या तो थर्ड वाले को या तो फोर्थ वाले को। हमें पता है जब n इक्वल टू इवन होता है तो मिडिल टर्म क्या था, n/2 + 1 होया करता था। इस केस में n कितना है 6 है, 4 3 और 4 7, हाँ तो कितना हो रहा है 6/2 4 हो रहा है। फोर्थ टर्म हमारा आंसर होना है इस केस में। तो देखो 1 2 3 4 ये वाला अपना आंसर होना है, मिडिल टर्म पूछा गया तो। लेकिन फिर उसके लिए इतना बड़ा लिखने की जरूरत तो है नहीं, कुछ और शॉर्टकट मारेंगे। तो देखो समझना क्या होता है, इसको एक्सपेंड कर लो तुम लोग पहले, मतलब लिख लो। तुम इसको ऐसा पढ़ सकते हो ना, 2x प्लस -3/y की पावर 5। तो देखो y के टाइम पे इस समय नेगेटिव है, तो जितनी y की पावर मतलब y वाली टर्म की पावर ऑड होंगी उन सब के आगे माइनस आ जाएगा।
हो गया होगा यहां तक, है ना। मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला बता चुका हूं, अगर n इवन होता है और n ऑड होता है तो ये। एक क्वेश्चन है मेरे पास, कोई सब क्वेश्चन पिक करते हैं इसका, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2y की होल पावर 5, इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा? थर्ड होगा, क्योंकि सेम है, n ऑड है, तो ऑड वाले केस में गए हम लोग। ये हो जाएगा 5 प्लस 1 6/2। 6/2 का मतलब थर्ड जो टर्म है, या तो फिर वो वाला मिडिल टर्म होगा या फोर्थ वाला मिडिल टर्म होगा, तो हम किसी को भी अपना आंसर लिख सकते हैं। अब हमें सीधा हम क्या पता कर सकते हैं कि इसका T3 क्या होगा, इसका T3। अगर हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए तो कितना आसान हो जाएगा। देखो पूरी चेन बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, एक जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं इसे, या जनरल टर्म बोलते हैं, इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन बनने वाला है यहां से। जनरल टर्म T r+1 बोलते हैं जनरल टर्म को। T r+1 इक्वल टू NCR, बाकी तो बन जाएगा x की पावर, ये होता था ना ये माइनस ये, बाकी बनाने में दिक्कत नहीं है, और y की पावर r। देखना, ध्यान देना, एक बहुत सिंपल सा मैंने फॉर्मूला दे दिया यहां पे ये, और ये निकला कहां से होगा? मैं एक फिर से थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके बता रहा हूं, ठीक है। NC0 x की पावर n, NC1 x की पावर n-1 y, NC2 x की पावर n-2 y स्क्वायर, NC3 y x की पावर n-3 y क्यूब। बहुत है। अगर हमसे पूछा जाता है इसका फोर्थ टर्म फाइंड करो, ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, ये वैल्यू एक कम हो रही है सबसे पहले, ठीक है। तो अगर मैं इसको r+1 बोल रहा हूं, इसका मतलब यहां पे NCR, क्योंकि इससे एक कम होगा, इतना आना चाहिए, दिख रहा है तुम्हें वहां पे 3 आया, तो इसीलिए जनरल टर्म को ऐसा बनाया गया कि इसको मैंने r+1 नाम दे दिया, तो ये r हो जाएगा, ठीक है। या मैं अपने फॉर्मूले को ऐसा भी बना सकता था, अगर इसको r बोलूंगा ना, तो नेक्स्ट वाला इससे एक कम होगा, ऐसे। समझ आ रही बात? तो हम इसको ध्यान रखते हैं फिलहाल, ठीक है। अब हमसे जैसे अपने क्वेश्चन में थर्ड टर्म पूछा गया, तो मैं फ्रीक्वेंटली निकाल सकता हूं। T3 मुझे निकालना है, तो क्या हो जाएगा? n की जगह 5 है, अभी के केस में इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। 5C 3 में से एक कम 2, क्योंकि यहां पे इससे एक कम वैल्यू है, और यहां पे आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तुमने ये चीज बना ली ना, तो जो पहली वाली टर्म है मेरे पास फिलहाल x² है, ये इसकी पावर कितना होता है, ये माइनस ये, तो 5 - 2 3, और जो दूसरा वाला है उसकी पावर कितना होता है, ये 2। ये अपना आंसर हो जाएगा इसको कैलकुलेट करके। तो ये मिडिल टर्म हो गई, तो एक ही लाइन में अपना आंसर आ गया, अगर हमें बात पता लग गई तो, ठीक है। समझ आया कुछ कुछ? देखो 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसको नोट करो जनरल टर्म को, और फिर इस क्वेश्चन के बिहाफ में उसका मिडिल टर्म लिख लो।
आगे बढ़े। देखो सीखना एक बात को, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो एक्सपेंड करना, जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो मिडिल टर्म फाइंड करना, ये दो हमने आज सीख लिए। तीसरा जो बोलेगा वो एक स्पेसिफिक टर्म बोल लेगा, जैसे कि हमने देखा ये 5 है तो कितने टर्म तक जाएगा, 6 तक जाएगा। या अगर मैं यहाँ पे 10 दे देता हूं तो पूछता हूं फाइंड इट्स 8th टर्म, तो वो एक जनरल टर्म, उसी को बोलते हैं जनरल टर्म। तो 8th टर्म बोल दिया तो कोई स्पेसिफाई कर दिया इस टर्म को निकालो, निकल जाएगा। तो जनरल टर्म की बात करता है इतना, ठीक है। और आगे जाके एक और क्वेश्चन मिलने वाला है हमें, जैसे यही क्वेश्चन है और हमें पूछ दिया गया बताओ कि x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या होगा। इस पूरे क्वेश्चन में x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो जब हम पूरे को एक्सपेंड करेंगे कहीं ना कहीं पे हमें x की पावर 6 मिलेगा, उसका कोफिशिएंट क्या हो गया 40y²। कोफिशिएंट मतलब मल्टीपल, उसके साथ और क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जब पूरी चेन खुलेगी तो हमें तब जाके दिखता है कि x की पावर 6 भी कहीं आ रहा है, लेकिन बिना पूरी चेन खोले हुए हम कैसे बताएं, तो वो हमें सीखना है। बस ये 4 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इतना आसान चैप्टर है, 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, ठीक। 2 और करना है। क्वेश्चन करोगे, जाना तो नहीं जाना है अभी से, तो 15 आए क्यों फिर 15 मिनट पढ़ा तुम लोगों ने अभी तो, अच्छा बाकी तो बातें ही। एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द 10th टर्म ऑफ 2x² प्लस 1/x की होल पावर 12। फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस। 1760 अपॉन x की पावर -3। हाँ, वो x को नीचे लेके आके 3 कर दिया पावर, है ना। ठीक है, बढ़िया है। देखो यहाँ पे समझो एक बात, मैंने क्या बोला 10th टर्म फाइंड करो, मतलब T10 फाइंड करना है। हमने पढ़ा था n c और इससे एक कम वैल्यू, ठीक है। और जब ये बात पता चल जाती है ना, तो फिर हम पता करते हैं कि जो इसकी पहली टर्म है ये, इसकी पावर इनके डिफरेंस 12 - 9 दैट इज 3 इसके बराबर होगा। और जो अगला वाला टर्म है उसकी पावर जितना बेस डिनोमिनेटर होता है उसके बराबर होगा। इसको सॉल्व करना है, जस्ट ये अपना आंसर है इतना, ठीक है। बस फिर आज की क्लास में इतना ही रखेंगे हम लोग।